Hey guys, how are you doing all? So I hope you all will be fine. So हमारा जो आज का टॉपिक है वो है असेसमेंट। असेसमेंट वर्ड आपने सुना होगा, जो स्कूल्स में आजकल क्लासेस चल रही हैं उनमें समेटिव असेसमेंट्स या फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं। असेसमेंट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकल कर आया है और वो लैटिन वर्ड है एसिडेयर, जिसका मीनिंग है टू सिट बिसाइड्स। अब ये जो असेसमेंट वर्ड है ये है चाइल्ड की परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब कि चाइल्ड किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ में उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उस सब चीज़ों को असेस करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जितने भी प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो चाइल्ड की लर्निंग का एक्सटेंट बताते हैं कि चाइल्ड जो है यहाँ स्टैंड करता है, वो इतना लर्न कर सकता है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो यहाँ तक है, लर्निंग पावर। अब असेसमेंट जो है इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं एजुकेशनिस्ट्स ने। फर्स्ट डेफिनेशन जो है हम करेंगे एटकिंसटन एंड मुरे। इन्होंने क्या कहा था कि जो असेसमेंट है वो एज अ पार्ट ऑफ ईच एक्टिविटी, मतलब असेसमेंट हर एक एक्टिविटी का पार्ट है, जैसे कि नर्स करती है अपने पेशेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हम कर रहे हैं वॉल वोड की। इन्होंने क्या कहा था कि जो असेसमेंट है वो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन की, किसके रिगार्डिंग, जो भी स्टूडेंट लर्न कर रहा है उसकी नॉलेज किस टाइप से है, टाइम यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको किस टाइप से मतलब मैनेज करके एक डिसीज़न लेना ताकि उसकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है फुलफ़िल द टास्क पर्पस। इसका मतलब है कि हम बच्चों को असेस क्यों कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग हमें प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब उनको इस तरह से तैयार करना, उनको इस तरह से मेंटली या एजुकेशनली अच्छे से प्रिपेयर करना कि जो भी हमारी डिज़ायर्ड नीड्स हैं, हम उस बच्चे से इस टाइप की परफॉर्मेंस चाहते हैं, क्योंकि हमें हर बच्चे का कैलिबर पता होता है जब हम उनको टीच कर रहे होते हैं। तो उनसे हमारी जो डिज़ायर्ड चीज़ें हैं वो निकलवाना, दैट इज़ द फुलफ़िल द टास्क पर्पस। सेकंड पॉइंट है रेफरेंसिंग ऑफ असाइनमेंट। इसमें हमने क्या करना है कि जो कैंडिडेट है उसकी एबिलिटी को कंपेयर करना कॉमन मेजर से। कॉमन मेजर मतलब कि जो एक एवरेज हम मान के चलते हैं रिज़ल्ट, या फिर एवरेज जो हम मेजर्स लेके चलते हैं, उसके कंपैरिजन में कैंडिडेट कितना परफॉर्म कर रहा है उसको रेफ़र करना, उसको कंपेयर करना। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ऑफ असेसमेंट। इसमें क्या है कि जो एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से असेसमेंट है वो उसकी क्वालिटी डिफ़िकल्ट होनी चाहिए ताकि वो अपने कैलिबर को अच्छे से शो कर पाए, या असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो कैंडिडेट हैं उनको हम इजीली सेपरेट कर पाएँ कि ये बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये अबव एवरेज है, इस टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट देखो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। स्टूडेंट कितना जो है एक्वायर कर पाता है, उसकी जो लर्निंग पावर है वो कितनी हमें आउटकम दे रही है, दैट इज़ वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी में क्या है कि जो भी असेसमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फीडबैक देखो हर फील्ड में इम्पॉर्टेंट होती है। इस पॉइंट में हमने क्या लिखना है कि जो प्रमोट है लर्निंग को और फैसिलिटेट करना है हमें किसको, इम्प्रूवमेंट को, बच्चे की लर्निंग को और उसकी इम्प्रूवमेंट को फैसिलिटेट करना है, और ये टाइमली होना चाहिए, मीन्स रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। इसका मतलब है कि कोलैबोरेटिव का मतलब कि इकट्ठे मिलके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइड कंसेप्ट है, तो ये तभी सक्सेसफुल होगा जब सारे टीचर, सारे फैकल्टी मेंबर्स, बच्चे सब मिलकर इसके ऊपर कोलैबोरेटिवली काम करेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यस, जो इम्प्रूवमेंट है वो उसका लेवल जो है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, चीज़ें रेगुलर चलनी चाहिए। नेक्स्ट देखो है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मार्क्ड बाय फैकल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मैंने आपको पहले भी बताया है कि फैकल्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी होती है असेसमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। बच्चों को एक क्लियर उनके बारे में पता होना चाहिए कि हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं
और हमारा कैलिबर यहाँ तक है, ताकि उनकी जो क्यूरोसिटी है या फिर उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो पावर है, जो अच्छी अपनी स्किल्स शो कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शो कर सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लीड्स टू इम्प्रूवमेंट। मतलब कि ये जो असेसमेंट प्रोसेस है, इसमें बच्चों को अच्छे से जो है उनका पता किया जाता है कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो वो अपनी कमियों को दूर करके इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इवेल्यूएट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ्स पता लगती हैं कि यहाँ पे मैं इस टॉपिक पे मेरा होल्ड अच्छा है या इस टॉपिक में मेरा होल्ड अच्छा नहीं है, तो ये सब उनको पता चलता है। मेक डिटर्मिनेशंस अबाउट पर्सनल गोल एंड प्रोग्रेस। ऑब्वियस है, जब इतना कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो उसे अपने पर्सनल गोल्स के बारे में जो है उसकी डिटर्मिनेशन और भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है अट्रैक्ट स्टाफ टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस एंड करिकुलम। मतलब कि ये स्टाफ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक स्टाफ इम्प्रूव नहीं करेगा, जब तक फैकल्टी खुद को अपग्रेड नहीं करेगी, अपडेट नहीं करेगी रेगुलरली, तो स्टूडेंट्स को भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा अपडेट या अपग्रेड होने में। नेक्स्ट है इट्स अ स्ट्रॉन्ग मीन टू मीट सोसाइटी रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि सोसाइटी ऑलवेज़ वांट अपडेशन, अपग्रेशन, तो सोसाइटी को भी अपग्रेड होना काफ़ी पसंद है। अगर सोसाइटी के साथ आपको मैच करना है तो आपको अपग्रेड होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसके टाइप्स देखिए। फर्स्ट है फॉर्मेटिव या समेटिव। ये मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि जो स्कूल्स हैं वहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स और समेटिव असेसमेंट्स चलती रहती हैं। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलती हैं, और सेकंड थिंग कि ये जो रिज़ल्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का जो रिज़ल्ट आता है वो हम मर्ज करते हैं समेटिव असेसमेंट्स के रिज़ल्ट्स के टाइम। ठीक है, अब समेटिव क्या होता है? समेटिव में जो डिसीजंस लिए जाते हैं ग्रेडिंग के लिए, वो डिसीजन समेटिव असेसमेंट्स में ही लिए जाते हैं। और ये जब पूरा हमारा एक सेमेस्टर एंड हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ होल लर्निंग दैट सेमेस्टर, ठीक है, उसमें हम समेटिव असेसमेंट्स को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल वर्सेस फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या है कि ये फॉर्मेटिव फीडबैक दी जाती है, और फॉर्मल में जो है वो समेटिव असेसमेंट्स के रिगार्डिंग होता है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूअस और फाइनल। कॉन्टीन्यूअस में क्या है कि चाइल्ड की एक सीक्वेंशियल प्रोग्रेस देखी जाती है, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके रिगार्डिंग चाइल्ड या स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो कॉन्टीन्यूअस में आ जाएगा। फाइनल में क्या है कि ये एज अ होल प्रोसेस होगा, जिसमें कि हम एट द एंड ही चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट। प्रोसेस में क्या है, देखो हम फोकस करेंगे जो भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो रहा है उसके स्टेप्स की तरफ, और प्रोडक्ट में हमारा फोकस रहेगा एवैल्यूएशन यानी कि एंड में रिज़ल्ट की तरफ। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में देखो हमें फोकस करना है रेंज ऑफ आंसर्स के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर आंसर को हम करेक्ट नहीं मानेंगे, एक रेंज होगी आंसर्स की जिनको हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। और कन्वर्जेंट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को हम एक पर्टिकुलर आंसर को ही करेक्ट मानकर चलेंगे। मेजरमेंट में देखो हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं मेजरमेंट्स को मापना। मतलब अगर मुझे बुक की डायमेंशंस मापनी है तो उसको मेजरमेंट कह देंगे, जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है या विड्थ कितनी है, वो मेजरमेंट में आ जाएगा। एजुकेशन के हिसाब से हम कह देंगे कि जो मेजरमेंट है वो एजुकेशन में जितने भी टेस्ट हुए हैं या असाइनमेंट्स हुए हैं उनका एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, एक रूल्स कि उनको उनके स्कोर्स को किस तरह मेजर करना है, उसमें क्या प्रोसीजर अप्लाई होएगा, वो होगा मेजरमेंट। ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं जनरली इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि टेम्परेचर के लिए हमने थर्मोमीटर यूज़ कर लिया, लेंथ को मेजर करने के लिए हमने स्केल यूज़ कर लिया। ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, इसका जो मेन फोकस है वो एक्यूरेसी है। नेक्स्ट एजुकेशनिस्ट ने जो मेजरमेंट की हैं वो अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे टेलर की। टेलर जो एजुकेशनिस्ट था उसने क्या कहा था कि मेजरमेंट है वो एक असाइनमेंट है। किस चीज़ की असाइनमेंट? नंबर या डिजिट्स को असाइन करना रूल्स के अकॉर्डिंग, ये कहा था टेलर ने। नेक्स्ट है महेश भार्गव। महेश भार्गव के अकॉर्डिंग भी सिमिलर सी डेफिनेशन है कि एक प्रोसेस है जब हम सिंबल्स को या न्यूमरल्स को असाइन करते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट है स्टीवंस। स्टीवंस ने क्या था, नंबर्स को असाइन करना ऑब्जेक्ट की
ऑब्जेक्ट को, ताकि हम एक पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से उनको मेजर कर पाएँ या माप सकें। नेक्स्ट आ जाता है नेचर या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। इसमें आप लोग फर्स्ट देखिए, डाटा को डिस्क्राइब करना या डिस्क्रिप्शन करना उसकी नंबर्स में। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग डायमेंशंस। डायमेंशंस को मेजर करना ही क्या है, मेजरमेंट है। नेक्स्ट है असर्टेनिंग अमाउंट ऑफ समथिंग बाय स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जैसे कि स्केल्स है, स्केल से यूज़ करके हम उसको एक नंबर असाइन कर दे लेंथ को, वो मेजरमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट्स क्वांटिटीज़ ऑफ एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल। ये सारे सेम है, आप लोग पढ़ लीजिए। अब आगे देखिए हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स जो है वो 2 टाइप्स की है, नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में देखिए ये डिज़ाइन किया जाता है कंपेयर करने के लिए रैंक को। अब जैसे कि आपकी रैंक है वो 3rd आई है सपोज़ किसी एक कंपटीशन में, तो वो 3rd आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि आपने उसको कंपेयर किया है 1st और 2nd वाले के साथ, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉर्म रेफरेंस कहा जाता है, क्योंकि इसको जो रेफरेंस बेस पे टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डन बाय कंपेयरिंग स्कोर्स अगेंस्ट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स। मतलब वही है कि आपके स्कोर्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। अब नॉर्मिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो भी स्कोर्स हैं उनको कैलकुलेट करना, दैट इज़ नॉर्मिंग प्रोसेस। और नॉर्मिंग ग्रुप में क्या है कि कंपैरिजन ग्रुप को बोलते हैं। बेसिकली जो टेस्ट टेकर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, नॉर्मिंग ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें क्या है, इंडिविजुअल की रिलेटिव परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ये मैंने पहले भी बताया कि ये सब कुछ रिलेटिव है। नेक्स्ट है दीज टेस्ट आर यूजिंग MCQs फॉर्मेट या शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सम नेशनल स्टैंडर्ड्स। बेसिकली आप ध्यान रखिए जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बड़े बड़े टेस्ट्स, ठीक है, IQ टेस्ट हो गए, तो उन सब के ऊपर बेस्ड है ये। अब इनकी स्कोरिंग कैसे यूज़ की जाती है, देखो इससे आप लैंग्वेज एबिलिटी माप सकते हैं, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब उसकी मेमोरी क्या है, कैसे वो डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट है टू इवेल्युएट बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ स्किल, या फिर एकेडमिक प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने के लिए। या फिर डिसलेक्सिया होता है कि डिसेबिलिटी होती है एक पर्सन की, वो वर्ब्स में उसको प्रॉब्लम होती है लर्न करने में, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कुछ हो गया तो वो वर्ब्स वगैरह लर्न करने में प्रॉब्लम होती है। इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेस में जो आपकी पोजीशन है, फर्स्ट है तो वो फर्स्ट कैसे है, बाकी सब के साथ कंपेयर करके, सेकंड है तो भी कंपैरिजन पे, और थर्ड है तो भी कंपैरिजन पे, ओके। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स मेनली देखो कैसे हैं कि इनएक्सपेंसिव है, कुछ इसमें ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस नहीं लगते, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कुछ स्पेशल नीड्स अगर बच्चे को चाहिए या नहीं। क्वालिटी कैसी है, हाई क्वालिटी जो है वो हमें टेस्टिंग बेस पे मिलती है, वो डेवलप होती है। इसमें बायस्ड नहीं होता कुछ भी, ठीक है। ये सब कुछ कैसे चलता है, नॉन पार्शियल बेसिस पे। एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज़ है, एडमिनिस्टर करना इजी है बिकॉज ऑफ नॉन करप्शन एंड नॉन पार्शियलिटी एंड ऑल। डीमेरिट्स में देखो कि ये स्ट्रेसफुल होता है टीचर के लिए, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे चलते हैं उस अकॉर्डिंग। कांट मेजर प्रोग्रेस ऑफ पॉपुलेशन एज अ होल। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हों, ठीक है, जैसे एम्स वगैरह का टेस्ट होता है, तो उसके लिए टीचर के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्राइटेरियन रेफरेंस। अब इसमें बात आ जाएगी स्कोर की। इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि आपकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। इसमें हम ये बात करेंगे कि आपकी परसेंटेज कितनी आई है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेस्ट स्कोर, मेनली इसमें स्कोर की बात की जाती है। इसको स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट भी कहा जाता है। स्कोर्ड ऑन एब्सोल्यूट स्केल विद नो रेफरेंसेस, ठीक है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, कोई रेफरेंस नहीं हुआ, आपकी इंडिविजुअल परसेंटेज कितनी है वो बात करेंगे हम क्राइटेरियन बेस पे। इसमें सारे ग्रुप की परफॉर्मेंस ही देखी जाती है बेसिकली, ओके। अब नॉर्म रेफरेंस जो है उसको लेके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म हैं। जैसे फर्स्ट है कि जो नॉर्म रेफरेंस बेस्ड है उसमें एक ग्रेड प्रमोशन है, जैसे 90% हो तब भी ए ग्रेड है, 93 हो तब भी ए ग्रेड है, 95, 97 हो तो सेम ग्रेड्स पे चलता है। एकेडमिक जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, क्योंकि 95 वाला सोचता है कि मैं इतना क्यों पढ़ूँ, क्योंकि मेरे भी उतने ग्रेड हैं और 90 वाले के भी उतने ग्रेड हैं।
एमसीक्यू सूट करते हैं, मतलब कि वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ थिंकिंग बन जाती है, ठीक है। अंडर वैल्यू इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट स्किल्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चा जो है वो अच्छे से अचीव नहीं कर पाता, उसकी अंडर अचीवमेंट ही रह जाती है, उसकी थिंकिंग ऐसी बन जाती है कि मैं ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ। नेक्स्ट कंपैरिजन देखो, सीआरटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इफेक्टिवनेस का प्रोग्राम की, और एनआरटी का क्या है, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो एक्चुअल आपकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आपकी ग्रेड्स, आपके मार्क्स हैं, उसके ऊपर फोकस करता है। और एनआरटी में क्या है कि सिर्फ ग्रेड लर्नर्स हैं। सीआरटी में इंडिविजुअल स्कोर होगा, उसमें कंपैरिजन बेस्ड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी बार। नेक्स्ट है टू इंश्योर डेवलपमेंट, अब आप मैटर एज अ होल पढ़ोगे तो उसमें आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, और वो सिर्फ सिलेक्शन पर्पज़ के लिए होता है। सीआरटी क्लासरूम स्पेसिफिक रह जाएगा, क्योंकि उसमें ही आपके मार्क्स वगैरह काउंट होते हैं, और ये ओवरऑल या ग्लोबल। नेक्स्ट है परसेंट मेथड है, ये परसेंटाइल मीन्स ग्रेडिंग सिस्टम है। लॉन्ग सब टेस्ट होते हैं सीआरटी में, और एनआरटी में क्या होता है, शॉर्ट सब टेस्ट, एमसीक्यूज टाइप्स। सीआरटी में टीचर कंसर्न होते हैं और एनआरटी में एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात आती है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन क्या होता है, किसी पर्सन, प्रोसेस या एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करना, दैट इज़ इवैल्यूएशन। एजुकेशन में हम इसको कैसे कह देंगे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक पर्टिकुलर वैल्यू देना, वो हो जाएगा इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, जो भी एक गिवन सिचुएशन है उसके ऊपर एक जजमेंट हम बनाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके स्कोर्स आए हैं, ग्रेड्स आए हैं, उसके ऊपर हमें क्या करते हैं, जजमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मेरिट, वर्थ एंड सिग्निफिकेंस यूजिंग क्राइटेरिया गवर्न बाय सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अब कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, कैसे, टेस्ट, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन, एवेल्यूएशन में टेस्ट देखो क्या होता है, सिंपल एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। मेजरमेंट में हम उसी टेस्ट के ऊपर के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं। एग्जामिनेशन क्या होता है, एक बड़ा सेट होता है टेस्ट का। और इवैल्यूएशन में क्या होता है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस और बच्चे की इम्प्रूवमेंट के ऊपर क्या किया जाता है, कंपैरिजन, मतलब जो वो इम्प्रूव कर सकता है और प्रेजेंटली उसकी क्या परफॉर्मेंस है। सो इट इज़ मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। अब डेफिनेशन देखिए, कार्टर बी गुड ने क्या कहा था, प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग और जजिंग वैल्यू और अमाउंट ऑफ समथिंग बाय यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ अप्रेजल। अप्रेजल के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन बेस पे जजमेंट वैल्यू देना, उसको हम क्या कहेंगे, इवैल्यूएशन। मुरे ने क्या कहा था कि ट्रायंगुलर प्रोसेस है, किस किस का, इंटर रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, करिकुलम एंड टूल्स। ओके, ये आपको एज इट इज़ देखो लर्न करनी पड़ेंगी डेफिनेशंस। नेचर या फीचर क्या है, सबसे पहले वैल्यू जजमेंट का प्रोसेस है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा है टेस्ट के कंपैरेटिवली। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही मैटर करती हैं। कॉन्टीन्यूअस है, फ्लेक्सिबल है, मतलब लचीला। स्कोप ऑफ इवैल्यूएशन इज़ वाइड, बहुत बड़ा स्कोप है इवैल्यूएशन का, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप देखो एम्स का टेस्ट कितने बड़े लेवल पे होता है। ओके, डीप इंटर रिलेशन बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम और ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट अब देखिए इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट देखो, स्टूडेंट की जो ज़रूरत है, उसकी नीड, उसकी क्यूरियोसिटी अबाउट क्वेश्चंस, वो सब कुछ हमें फुलफ़िल करना होगा, अदरवाइज़ वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेट, उसको हर टाइम करते रहना चाहिए ताकि उसका गोल ईज़िली अचीव हो सके। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल्स, उसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हों, जो भी डाटा है फीडबैक के लिए वो कलेक्ट करना, जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उसकी जस्टिफिकेशन मिलना कम्युनिटी को, राइट। उसके बाद है नीड और इम्पोर्टेंस, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों महत्व है इसका। सबसे पहला पॉइंट है कि इससे एजुकेशनल, मतलब उसकी एकेडमिक जो सिचुएशन है वो क्या होगी, इम्प्रूव।